सो वेलकम बैक गाइस टू आवर अनदर वीडियो। आज जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम जो है एमसीक्यूज़ का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि जो एमसीक्यूज़ का जो पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पेपर है, ये जुडिशरी साइड में भी आ जाता है, लेट गेट और जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर ही आता है। तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाए ये तो आपको पता है, मैं जानता हूँ आपको पता है, लेकिन उसके कुछ यूनिकनेस, इट मीन्स के उसके कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आपको याद होने के ना होने के बावजूद भी आप जो है 50 से 60 मार्क्स ऑब्टेन कर लें, आप पास तो हो ही जाए। अब मास्टर के लेवल पर या एमफिल के लेवल पर जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर ही आते हैं एंट्री टेस्ट के लिए। अब ये जितनी भी आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये रिसर्च बेस्ड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने मेन जो चीज़ है हमारे पास वो ये याद रखनी है कि जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो लेट सपोज कि हमारे पास जैसे कि सीपीसी है। अब सीपीसी के का जो भी या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने क्या किया, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर की तैयारी करने के लिए आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही याद किया, उसको ही रट लिया। और जो है आपने जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस थे, इट मीन्स के जो भी हमारे पास उसका जो नॉलेज थी वो आपने गेन ही नहीं की, आपने थ्योरेटिकल तो पढ़ा ही नहीं। तो आप ये कहते हैं कि मैं जो है एमसीक्यूज़ को रट के जो है याद कर लूँगा, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए एमसीक्यूज़ ही पढ़ना ये बहुत ही रॉन्ग हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो उस पेपर का, मेन चीज़ ये है। उसके बाद जो हमारे पास मेन जो आज का फोकस है वो ये है कि नेवर फॉलो द सीक्वेंस। किस तरीके से, अब देखें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आया, आपने देखा कि 100 मार्क्स हैं और आपके पास टाइम लिमिट है इट मीन्स कि 90 मिनट, 1.5 घंटा आपके पास जो है टाइम लिमिट है और 100 क्वेश्चंस आपको जो है ऑब्टेन करने हैं। उसके अंदर हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो भी और हो सकता है कि ना भी हो। तो उसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो मेन चीज़ ये कि सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से भी और लास्ट से भी, इट मीन्स के पीछे से भी और आगे से भी। आपने जो है पेपर के कौन से स्टेज को, कौन से स्टेप को फॉलो करना है, डू दोज क्वेश्चंस विच यू नो दे आर आंसर। आपने सबसे पहले तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसके आंसर आपको 100 में से 95% श्योरिटी है कि इसका यही आंसर होगा। सबसे पहले तो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो कि टाइम नहीं ले रहे। उसके बाद क्या होता है कि जर्नली जितने भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें से शुरू के स्टार्टिंग 10 जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो और लास्ट के 10 क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं, हार्ड होते हैं ताकि टाइम वेस्ट हो जाए बच्चे का। उसके बाद विच यू नो बट द टाइम वेस्टिंग, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि टाइम वेस्टिंग है, उसको समझने के लिए आपको पता है इसका आंसर क्या है लेकिन उसको समझने के लिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको हाल फिलहाल आप जो है साइड में कर दो, उसको छोड़ दो। उसके बाद जो है टेक्निक क्या है, डिफरेंट आंसर विल नॉट बी द सेम। लेट सपोज के कोई भी ऐसा आंसर आ गया, किस तरीके से हमारे पास जो है ए है, बी है, सी है और डी है। अब यहाँ पर ए बी सी के अंदर जो है इंग्लिश लिखी हुई है लेकिन डी के अंदर जो है वो कोई भी सिनोनियम, कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो कि आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है उसके रेलेवेंट भी नहीं है। तो आपको पता है कि डी जो है उसका आंसर नहीं होगा, तो उसको जो है डेफिनेटली जो डिफरेंट आंसर होगा वो आंसर नहीं होगा। अब अक्सर क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि लास्ट के अंदर डी के अंदर ये ऑप्शन होता है कि ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो रिसर्च हमें ये बताते हैं 95% जो है वो यही आंसर होता है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शंस कि कौन से ऐसे आंसर जिसमें तुक्का लग सके। तुक्का किस तरीके से कि ए बी सी, आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बी सी या ए बी सी करते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको कुछ याद है, लेट सपोज कि आप याद तो करके गए लेकिन वो चीज़ आई ही नहीं है पेपर में, तो उसके प्रोबेबल जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। रिसर्च ने ये बताया कि यूजुअली जो बी और सी है, वो जो है क्या होता है कि वो आंसर हो सकता है। किस तरीके से, लेट सपोज कि ए जो है, अगर ए ही आंसर होगा तो डेफिनेटली सब जो है ए पे ही टिक करेंगे, ए, ठीक है। अगर बी और सी होगा तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि बी होगा या सी होगा, तो यहाँ पर देखा गया कि बी और सी मोस्टली आंसर्स होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी किस तरीके से, डेली मॉक टेस्ट्स होते हैं हमारे पास, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। अब मॉक टेस्ट के अंदर जो भी हमारे पास डेटा होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपके एमसीक्यूज होते हैं उसकी प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। किस तरीके से,
आपने एमसीक्यूज पेपर अटेम्प्ट करना, डेफिनेटली आपने जो है एमसीक्यूज पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपने जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है कि एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाए। उसके बाद डू नॉट बी एक्साइटेड। अब मेन चीज़ ये कि लेट सपोज कि ए आपने देखा कि ए आंसर है, ठीक है। अब ए आपने देखा ए आंसर है तो आपने ए पे ही टिक कर दिया कि ए आंसर है, तो आपने ए पे टिक किया। बाद में आपने देखा सॉरी सी भी तो सेम था, सी भी जो है ए के रिलेवेंट था, तो सी जो है हो सकता था, लेकिन आपने एक्साइटमेंट में आके क्या किया, ए को टिक कर दिया। तो ए को एक्साइटमेंट में आके टिक नहीं करना, बल्कि क्या करना है, बल्कि आपने ये देखना है कि अगर सी रिलेवेंट है तो दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा आंसर जो है वो यूनिक है या कौन सा आंसर हो सकता है, तो उस पर आपने टिक करना है। तो ये कुछ टिप्स थी जिससे आप जो है तुक्का भी लगा सकते हैं एग्जाम के अंदर, या फिर जो है आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे अपनी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए, तो होपफुली आप जो है 70% तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल।